कल कक्षा 8 में साइंस का पहला पाठ आपको पढ़ाया गया था, जिसमें कोशिका के बारे में आपको बताया गया है। कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से अंग होते हैं, ये सभी चीज़ें कल इस वीडियो में जो हैं आपको बता दी गई हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कोशिकांग, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग या कोशिका के अंग कहा जाता है। कल आपको बताया गया था कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जो भी जीव होता है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सभी छोटे से लेकर के और बड़े कार्य सब कोशिका के अंदर पूरे किए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर जो जीव द्रव भरा होता है, और जीव द्रव में बहुत सी रेशेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, कुछ अंग पाए जाते हैं जिनको हम कोशिका के अंग या कोशिकांग कहते हैं। इन अंगों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे पहले है राइबोसोम, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये राइबोसोम जैसी रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। न्यूक्लिक अम्ल, जो मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल आरएनए की बनी होती हैं। आरएनए जो हैं, आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए की बनी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको राइबोसोम्स कहा जाता है। और इन राइबो न्यूक्लिक एसिड का या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएनए और आरएनए का, हम जो है और आगे बड़ी कक्षाओं में अध्ययन भी करेंगे। अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए कि कोशिका के अंदर ये जो राइबोसोम पाए जाते हैं तो आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, जिसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये सभी जो राइबोसोम हैं अंतःप्रेदव जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका कोई संबंध नहीं होता। और ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से या फ्री घूमते रहते हैं या तैरते रहते हैं। नंबर 2 आता है अंतःप्रेदवी जालिका। ये भी कोशिकांग है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो कोशिका द्रव है उसी में ये संरचनाएं दिखाई देती हैं, और जिसको हम अंतःप्रेदवी जालिका कहते हैं। कोशिका द्रव में सभी जगह अनेक कणों तथा नली जैसी रचनाएं फैली रहती हैं। ये भी कोशिका द्रव में नली के रूप में, ट्यूब्यूल्स के रूप में ये रचनाएं पाई जाती हैं। और जीव द्रव के अंदर ये तैरती रहती हैं। केंद्रक जो कला है उससे बाहर निकलता रहता है। ये स्पष्टक नलिकाएं अंतःप्रेदवी जालिका बनाती हैं। इन्हीं नलिका जैसी रचनाओं को अंतःप्रेदवी जालिका कहते हैं। प्रोटीन से ये अंतःप्रेदवी जालिका प्रोटीनों के निर्माण तथा परिवहन का कार्य करती है। ये प्रोटीनों का निर्माण का कार्य करती हैं और कुछ चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का कार्य कर सकते हैं। रिक्तिकाएं, जब आप कोशिका के अंदर स्थित सभी अंगों का अध्ययन करेंगे, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, तो वैक्यूल एक गुब्बारे नुमा गोल पानी से भरी हुई थैली या द्रव से भरी हुई थैली जो है कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में तैरती हुई दिखाई देती हैं, जिनको हम रिक्तिका कहते हैं। गुब्बारे नुमा रचनाएं होती हैं जो किसी द्रव से भरी हुई होती हैं, और ये कोशिका के अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म में, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, उसमें तैरती हुई ये दिखाई देती हैं। पादप जो कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर के पेड़ पौधे का निर्माण होता है, उसको पादप कोशिकाएं कहते हैं। ऐसे ही जीव कोशिकाएं होते हैं जो जंतुओं का निर्माण करती हैं, जीवों के शरीर में पाई जाती हैं। तो जो पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका हैं, वैक्यूल्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो कुछ आकार में बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाओं के अंदर ये कुछ छोटी दिखाई देती हैं। छोटे वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। ये भंडारण का कार्य करती हैं कोशिका के अंदर। उसमें खाद्य पदार्थ भी हो सकता है, एंजाइम्स इत्यादि भी हो सकते हैं, और ये प्रत्येक पदार्थ को कोशिका के अंदर संग्रहित इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस की तरह कार्य करता है। जितनी भी एनर्जी जीव अपने शरीर के अंदर एकत्रित करता है, वो सब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एकत्रित हो जाती है।
और जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें पावर हाउस से बिजली मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार से जीव को माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी पूरे जीवन मिलती रहती है। इसके अंदर भोज्य पदार्थों का जो हम ग्रहण करते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, भोजन होते हैं, दूध होते हैं, सलाद होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और इससे जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संग्रहित होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है, और ज़रूरत पर संबंधित अंग जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको ग्रहण करते रहते हैं। तो इस तरीके से स्टोरेज का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ऊर्जा उसके अंदर जो है इकट्ठी रहती है, और शरीर को के जिस अंग को एनर्जी की आवश्यकता होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया से ले सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम ये कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं। छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं, पाचन गतिविधियों में बहुत सहायक होती हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस जो भोजन के साथ शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पर ये लाइसोसोम के द्वारा उसको भी नष्ट करने का कार्य करते हैं, और उस हानिकारक जो भी बैक्टीरिया होता है उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये भी लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग है। इससे आगे हम चलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये सब हरी अनियमित आकार की संरचना होते हैं, कोशिका द्रव में तैरती रहती हैं। हरा रंग का वर्णक होने के कारण, क्योंकि इनके अंदर हरा रंग पाया जाता है, इसलिए इनको हरित लवक कहा गया है। हरित लवक की उपस्थिति में ही हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के कारण भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, और यही भोजन जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अर्थात हरित लवक के द्वारा ही पेड़ पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और हरित लवक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण पूरा पौधा, चाहे उसमें तना है, पत्तियां हैं, फल, तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, सब वो हरे रंग की ही दिखाई देती हैं। तो ये अभी हमने 7 कोशिकांगों का अध्ययन किया है, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, और इन सभी अंगों का अलग अलग कार्य होता है। कोई पावर हाउस की तरह कार्य करता है, कोई भोजन बनाने का कार्य करता है, कोई हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है, RNA DNA होते हैं। तो संपूर्ण क्रियाएं जितनी भी शरीर के अंदर होती हैं, वो सभी इन्हीं कोशिकाओं के अंदर उपस्थित अंगों के द्वारा होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से तो होता ही है, किंतु संरचना तो कोशिका से तैयार होती है, किंतु उसके साथ साथ जितने भी कार्य होते हैं वो भी कोशिका के द्वारा ही, कोशिका के अंदर स्थित जो कोशिकांग हैं उनके द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो ऐसे हमने 7 कोशिकांगों का अध्ययन किया है, जिनके सभी के कार्य अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर। कुछ लक्षणों की उपस्थिति के आधार पर, कुछ अंगों की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट नंबर है तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। छोटे जो निम्न पादप हैं, निम्न श्रेणी के पेड़ पौधों के कवक और शैवाल में तारक केंद्र उपस्थित होता है। तारक केंद्र जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। पादप कोशिकाओं की रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका की रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं, छोटे आकार की होती हैं। नेक्स्ट नंबर है पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, और जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ अंगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पादप और जंतु कोशिका में भी अंतर है। इससे आगे हम पढ़ते हैं कोशिका गुणन। कोशिका की जो संख्या है वो वृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी होती है।
एक कोशिका 2 बार भी विभाजित हो सकती है और एक कोशिका 4 बार भी विभाजित होती है। दोनों प्रकार के विभाजन कोशिका के अंदर होते हैं। जो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं उसको हम सूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। जो एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और इन्हीं विभाजन के द्वारा ही जीव की वृद्धि होती है, पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। जन्म लेने के बाद जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ कोशिकाओं सेल के अंदर डिवीजन होता रहता है, जो माइटोसिस भी होता है अर्थात सूत्री विभाजन भी होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। और इस तरीके से एक कोशिका से 2 और 2 से 4 बनती हुई धीरे धीरे जीव जंतुओं की वृद्धि होती रहती है, पेड़ पौधों की, पादपों की वृद्धि होती रहती है। तो कोशिका की वृद्धि के द्वारा ही पेड़ पौधों की वृद्धि या जीव जंतुओं की वृद्धि आवश्यक है। तो इसमें हमने अभी आपको बताया है कि कोशिका की जो वृद्धि होती है वो सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन के द्वारा होती है और धीरे धीरे कोशिका का विभाजन होता रहता है और इन विभाजन से ही आकार में वृद्धि होती चली जाती है, उसमें चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिका की वृद्धि के द्वारा ही पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है, जीव जंतुओं की लंबाई बढ़ती है और सभी इसके अतिरिक्त और अन्य कार्य जैसे गुणसूत्र का, क्रोमोसोम्स का पाया जाना जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। डीएनए आरएनए के बने होते हैं और डीएनए ही पेरेंट्स के लक्षणों को उनके संतानों के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। डीएनए के द्वारा ही ये लक्षण मिलते हैं, जिसको आप विस्तृत रूप से आनुवंशिकता के अंदर पढ़ेंगे उच्च कक्षाओं में, बड़ी क्लासों में। आनुवंशिकता में आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वही पेरेंट्स के करैक्टर्स को उनकी जो संतानें होती हैं उनमें पहुंचाने का कार्य करते हैं और इनका विभाजन बराबर होता रहता है। इनके विभाजन से जीव के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर वृद्धि चलती रहती है। कुछ हड्डी कोशिकाएं बन जाती हैं, कुछ तंत्रिकाएं कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। जिस अंग को जैसे भी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है वो कोशिकाएं उसी का रूप धारण कर लेती हैं और अपने अपने संबंधित अंग को मजबूत करती हैं। ये लेसन नंबर 1 जो कि कल आधा आपको करवा दिया गया था, आधा आज इसमें करा दिया गया है। और जब तक आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से ना देख पाएंगे तब तक आप जो है इन क्वेश्चनों को ठीक ढंग से, एक्सरसाइज को नहीं समझ पाएंगे। कल की वीडियो में आपके पास एक्सरसाइज, क्वेश्चन, आंसर ये सब पहुंचाए जाएंगे। इसलिए अब कल तक आप इस वीडियो को देखें। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखें। और कल मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी जो हैं आपको पहुंचाऊंगा। ये 8th क्लास में साइंस में लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल इसके सभी एक्सरसाइज आपको वीडियो के द्वारा पहुंचा दी जाएंगी। थैंक यू।